आप है रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ। अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को बता दूं, जिस हस्ती से आज हम आपको सृजन के अंतर्गत मिलवाने जा रहे हैं, आप है डॉक्टर वेद विथित, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, जो डॉक्टर वेद विथित के नाम से जाने जाते हैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में, पूरे फरीदाबाद में। और आपके क्रेडिट में बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे सम्मान, बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। अगले 1 घंटे में जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार है। मैं भी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पुस्तक है काव्य नाटक मधुरिमा। जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। यह रामायण कालीन एक ऐतिहासिक पात्र को लेकर लिखा गया है काव्य नाटक। और इस नाटक में जो राम की एक बहन थी शांता, जिसका अधिकांशतः लोगों को जानकारी नहीं है, वह एक राजा रोमपाद को गोद दे दी गई थी और उनके यहाँ अकाल पड़ा तो श्रृंगी ऋषि को वो लोग लेके आए थे। तो उस काम के लिए बहुत मुश्किल था उनको लाना। तो एक जो वहाँ की गणिका थी, राजगणिका, जिसका विकृत रूप वेश्या के नाम से जाना जाता है, उस समय यह विकृत रूप नहीं था। उसने समाज के लिए और देश के लिए स्वयं को समर्पित किया। अर्थात देश में कोई भी व्यक्ति यदि समाज सेवा, देश सेवा करना चाहता है, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और समर्पण करना चाहता है, तभी देश उन्नति कर सकता है। तो उसकी वजह से ही वह दुर्भिक्ष यानी अकाल दूर हुआ और उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। उस विषय को लेकर ही मैंने एक काव्य नाटक लिखा है और ये सन 84 में प्रकाशित हुआ। और ये मेरी पहली प्रकाशित कृति है। उससे पहले तो अलग अलग से छपता रहा और इसको हरियाणा साहित्य अकादमी ने अनुदान भी मुझे दिया था उस समय। और इसमें विभिन्न पात्र हैं जो अपने चरित्र को लेके और समाज के प्रति और देश के प्रति समर्पित हैं। वैज्ञानिक हैं, कुछ राजनेता हैं, सबके अपने अपने किरदार हैं जो वहाँ निभाए गए हैं इस काव्य नाटक में। तो आपने मधुरिमा ही नाम क्यों चुना? मधुरिमा नाम इसलिए चुना क्योंकि अधिकांशतः हम लोग जो विषय है उसको राजनीति को अलग करते हैं, समाज को अलग करते हैं और जो सांस्कृतिक विषय हैं उनको अलग कर देते हैं, परंतु वह सब ही राष्ट्र के प्रति समर्पित होने चाहिए। तो इसलिए उसका नाम मधुरिमा रखा गया, क्योंकि एक नाम एक सांस्कृतिक परिवेश को परिलक्षित करता है। इसलिए वह भी राष्ट्र के प्रति समर्पण हो। राष्ट्र की नीति में अलग अलग चीजें नहीं है, सब राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इसलिए उसको यहाँ नाम को मैंने लिया है। डॉक्टर साहब, आपने भगवान राम के जीवन से संबंधित एक कैरेक्टर को लेकर आपने एक पुस्तक की रचना की और मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है और जो मैं अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहती हूँ। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तुझे मिल जाए। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। हो राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। हो गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए।
आप है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे सृजन के अंतर्गत विशेष मेहमान हैं डॉक्टर वेद विथित जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। डॉक्टर साहब जी, आपकी अगली पुस्तक है आखिर वह क्या करे, उपन्यास है ये, इसके बारे में आप श्रोताओं को बताएं। यह उपन्यास मजदूर वर्ग का जो आंदोलन है और उसके जो अंतर्विरोध हैं उनको लेकर लिखा गया है। जी जी। हमारी बहुत सी क्रांतियां हम सोचते हैं हो जाएं देश में, ये सब चीज़ दूर हो जाएं, परंतु उसके जो अंतर्विरोध चलते हैं उनके कारण वह सफल नहीं हो पाती। तो इसमें उन अंतर्विरोधों को विशेष तौर से उभार कर दिखाया गया है कि वो चीज़ क्यों असफल हो जाती है, और जो नेता बनते हैं, जो यूनियन के लीडर बनते हैं, वह किस तरह मजदूरों का अहित करते हैं, हित करने की बजाय अच्छी भली चलती फैक्ट्री को हड़ताल करवा के बंद करवा देंगे और ऊपर जाके सौदा कर लेंगे। ऐसा ये व्यवहार में देखने में आता है। नारे लगाने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, परंतु व्यवहार में वो अंदर खाने क्या करते हैं, ये इसका चित्रण जो मैंने निकट से देखा है यहाँ फरीदाबाद में। क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रियाँ, जो उद्योग हैं, जिनसे मानव को रोटी मिलती है, मजदूरों को, जिनसे उनका भरण पोषण होता है, अपने अपने छोटे स्वार्थों के कारण नेता उसको दूसरी तरफ परिवर्तित करके और उसको अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बंद करा देते हैं या उनसे पैसा ले लेते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने इस अपनी उपन्यास के जरिए मुझे ऐसा लगता है अलग जगाने की कोशिश की है कि लोग पुरानी बातों को छोड़कर और आगे जो मजदूरों के लिए किया जाना चाहिए, होना चाहिए, लोग करें। और आपकी इस बात को सुनकर मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। बहुत सुंदर है। हम हिंदुस्तान। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आप है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज सृजन के अंतर्गत हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर वेद विथित साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में वापस से। जी डॉक्टर साहब, आपकी अगली पुस्तक है बीत गए वे पल, बड़ा काव्यमय नाम लग रहा है, संस्मरण है ये, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये संस्मरण लिखने की बड़ी एक अलग कहानी रही। जी जी। समाज में सामाजिकता बनी रहे, ये बड़ी आवश्यक है, और सामाजिकता नहीं रहेगी तो समाज टूटेगा, और टूटन को हम देख चुके हैं पिछले दिनों में। अब जो पाश्चात्य प्रभाव आया है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, परंतु उससे जो सामाजिकता को हानि हुई है वह बड़ी गंभीर है। हमारे जो यहाँ कोई भी काम करने वाला आदमी होता था, उसको हम किसी ना किसी संबंध से पुकारते थे। हमारे यहाँ जिससे हम जूते ठीक कराते थे, मोची थे, तो वो केवल मोची नहीं थे, हमारे लिए ताऊ थे, उनको हम मंगला ताऊ करके संबोधित करते थे। ये हमारे भारतीय संस्कार, ये हमारी संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ जो जमादारनी सफाई के लिए आती थी, वो खाली सफाई की नहीं थी, वो हमारे एक परिवार का अंग थी, उनको उसको प्रेम भाभी करके हम बुलाते थे। इसी तरह अन्य भी जो इस तरह के लोग थे जिनसे सामाजिकता हमारी बनी हुई थी, हम एक सूत्र में बंधे हुए थे, उस सबको हानि हुई है। मैंने उन सबको निकट से देखा, उनके साथ रहा, उनके संबंध, उनसे मेरे बहुत निकट के संबंध थे, तो उन सबको मैंने अपने ख्याल में रखकर और ये अपने संस्मरण लिखे। इस पे शोध भी हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, बीत गए वे पल की सामाजिकता ऐसा विषय था, और उसमें विद्यार्थी शोधार्थी ने भी इस बात को उठाया कि जो सामाजिकता जो समाप्त होती जा रही है उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। ऐसे साहित्य की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारा विघटन ना हो, समाज विघटित ना हो, जिससे देश को हानि ना हो। डॉक्टर साहब, आपकी ये सारी बातें सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है कि क्योंकि हमारी ये संस्कृति है कि हर व्यक्ति के साथ हमारा एक प्यार भरा रिश्ता होता है,
जी जी। तो गीत याद आ रहा, आपका पसंदीदा गीत है जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है, वाह। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान हैं सृजन के अंतर्गत डॉक्टर वेद व्यतीत साहब। डॉक्टर साहब, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, आपकी पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य में नागार्जुन। जी, ये मेरी आलोचना की पुस्तक है, और इसमें नागार्जुन के साहित्य को लेके मैंने उनके समग्र साहित्य पे लिखा है और उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। ये असल में मेरा शोध का विषय भी था, और इसमें मेरा शोध का विषय राजनीति पर था। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य में नागार्जुन आए क्योंकि शोध के संबंध में जब मैं शोध कर रहा था तो उस समय ये बात आई थी कि राजनीतिक विचारधारा क्या हो सकती है नागार्जुन की। तो कवि की कोई विचारधारा राजनीतिक नहीं हो सकती, सांस्कृतिक हो सकती है, और यदि वह राजनीति के लिए काम करता है तो समाज के लिए काम नहीं करेगा। ये एक बहस का विषय है, अलग विषय है। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, असहमति का अधिकार है सबको, परंतु जो मानवीयता है, मानवतावाद है, वो सर्वोपरि है अन्य सब वादों से। इसलिए मैंने नागार्जुन को एक मानवतावादी के तौर पे दिखाया है, और बहुत सारे इसमें अन्य बातें आई जो राजनीतिक तरह की थी, ऐतिहासिक भी थी। उन सब में उनके जो साहित्य में जो मिला वो भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनका झुकाव था, उनके जो अंतश्चेतना में जो बात थी, वो एक कवि की जो वास्तविकता थी, वो केवल उनके साहित्य में मुझे मिली, और मैंने इस पुस्तक में उसको उजागर करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर साहब, आपने जैसे नागार्जुन कवि के बारे में बताया कि उनमें मानवता थी, इंसानियत थी। मैंने उनके कवि के साथ साथ उनके सारे साहित्य को लिया, उपन्यासों को लिया, और कहानियों को भी लिया, काव्य को भी लिया। मतलब उनको आपने पूरा फोकस नागार्जुन को किया। जी जी। तो मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत हम अपने विशेष मेहमान से आज अपने
दोस्तों को मिलवा रहे हैं डॉक्टर वेद विथित साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपकी पुस्तक है भारत में जातीय सांप्रदायिकता, उपन्यास है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भारत में कुछ बातें बिना बात के होती हैं और जिनसे बहुत बड़े बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, बहुत सी जन और धन की हानि हो जाती है। इसलिए ये पुस्तक को मैंने इस बात को ध्यान में रख के लिखा है। जातीय सांप्रदायिकता जैसा इसका शीर्षक है, भारत में जातीय सांप्रदायिकता, तो विभिन्न मतों के लोग रहते हैं। अब उन मतों की एकता कैसे हो, ऊपर ऊपर से जो एकता दिखाई जाती है वो नहीं हो सकती उसमें, जब तक हम उसके मूल को नहीं पहचानेंगे, उसके रूट को नहीं पहचानेंगे कि उसका मूल क्या है, कहाँ से उसका वो है। तो हम जब तक जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, और जड़ों से यदि जुड़ते हैं तो हमारा एक देश के प्रति प्रेम जागता है, हमारा इस संस्कृति के प्रति प्रेम जागता है, आकर्षण जागता है, अपनत्व जागता है। इस अपनत्व के लिए ही ये पुस्तक लिखी गई। हमारे यहाँ मेवात जो क्षेत्र है, यह उसकी ये कथा, इसमें कथ्य जो है वो मेवात क्षेत्र की एक छोटे गांव को लेके लिखा गया है। वहाँ की रीति नीतियाँ, पारस्परिक सौहार्द, आपस में मिलकर त्योहारों को पारस्परिक रूप से मनाना और अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति भी श्रद्धा रखना, ये विशेष बात थी। और इसको लेके कई लोगों ने सवाल किए बहुत सारे, और उन सब को संतुष्टि हुई। इसमें उन सब बातों के जवाब दिए गए हैं, और उन जवाबों को पढ़कर ये नहीं लगता कि हम कोई अलग हैं, फिर लगता है कि हाँ, हम इस देश के वासी हैं और ये देश ही हमारा है और ये ही सर्वोपरि है। ये बात इसमें उभर कर आती है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपनी इस पुस्तक के बारे में बताया और आपका वो पसंदीदा गीत मुझे याद आ गया कि हम भारतीय सब कुछ सीखते हैं पर होशियारी नहीं सीखते। जी सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं ना। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। आप है रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज सृजन के अंतर्गत अपने हम विशेष मेहमान से मिलवा रहे हैं डॉक्टर वेद विथित साहब से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी पुस्तक आखिर वह क्या करे, मधुरिमा और तथा बीत गए वो पल पर शोध हो चुका है जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सब पुस्तकों पे अलग अलग विषयों पर शोध हुआ है, और शोध का विषय तो यूनिवर्सिटी में तय होता है, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, विभाग, वो तय करते हैं। तो इन्होंने अलग अलग विषय लेकर इन पुस्तकों पे शोध कराया। वैसे अब शोध हो गया, ये सब मित्रों का प्रेम है। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ शायद, क्योंकि अब हो गया तो ईश्वर कृपा मानता हूँ, क्योंकि आईना लेकर हमेशा साथ में चलता रहा, अपनी सूरत को हमेशा देखकर चलता रहा, क्योंकि मुझसा और बदसूरत कोई था ही नहीं, इसलिए ही आईने को साथ ले चलता रहा, इसलिए ही आईने को साथ ले चलता रहा। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात को सुनकर मुझे शायर मुकेश गंभीर की वो बात याद आ रही है, जिसमें आप कहते हैं कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपने एक नई विधा का सृजन किया है, व्यक्ति चित्र, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को। असल में मैंने बहुत सारे संस्मरण पढ़े, बहुत सारे रेखा चित्र पढ़े, उनसे अलग हट के कोई बात रह रही थी। जी। मैं दावा तो नहीं करता, परंतु ये कुछ मेरे मित्रों ने, विद्वान मित्रों ने कहा है कि एक अलग विधा है। मैंने कुछ लिखा, व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में क्या उदात्त गुण होने चाहिए, उन उदात्त गुणों को किसी कल्पित व्यक्ति में आरोपित करके ये मैंने इसकी रचना की है, जिसे व्यक्ति चित्र नाम दिया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में
डॉक्टर हरिश्चंद्र जी वर्मा, उन्होंने इस पर मेरी इस विधा पर विचार किया और बड़े स्नेहपूर्वक उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा ये एक अलग विधा है। इसी तरह डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल जो इस विधा का क्या नाम दिया, कुछ नाम? व्यक्ति चित्र नाम दिया है। नाम ही व्यक्ति चित्र दिया है। और पुस्तक का नाम? पुस्तक नहीं है, अभी ये पुस्तकाकार नहीं हो पाई है और इसकी तीव्रता से कई हमारे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुस्तकाकार हो जाए और ताकि इस पर शोध कराया जाए, नई विधा होने के कारण। क्योंकि व्यक्ति ये संसमरण और रेखा चित्र दोनों से भिन्न है। संसमरण में जो आलोच्य व्यक्ति है वह उसके लेखक के साथ होता है, संबंध होता है उसका लेखक के साथ, और रेखा चित्र में केवल बाह्य खाका हम अधिकांशतः उसका खींचते हैं, परंतु इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं ये उजागर हुई हैं। और इसको प्रकाशित जब किया तो मुझे बहुत सारे मित्रों ने फोन किए, उनके कुछ के इस तरह पत्र आए, कई लोगों ने पढ़ा तो कुछ की असहमति थोड़ी सी रही कि नहीं ये रेखा चित्र के निकट है, फिर आगे कहने लगे नहीं ये संसमरण के निकट है। मैंने कहा नहीं, कहीं तो बताएं, कुछ अलग तो कुछ है। बोला हाँ कुछ अलग है। मैंने कहा जो कुछ अलग है वही व्यक्ति चित्र है। दैनिक जागरण में इस पे मेरा एक साक्षात्कार छपा, इस पे अलग से बातचीत हुई, तो ये एक विधा उभर के आ रही है। और यदि और भी मित्र जो नेट पे एक पत्रिका निकलती है उस पर भी इस पे बातचीत होनी है, उन्होंने समय दिया है, तो ये एक विधा होगी तो शायद ईश्वर करे तो एक नई विधा साहित्य में सृजित हो जाए। तो मैं तो बहुत आभारी रहूँगा मित्रों का, क्योंकि मन में सपनों की मन में कोई तस्वीर बनाई होगी, दुनिया की तस्वीरें उनसे खूब मिलाई होंगी, पर कितना मुश्किल होता है उस मूरत का मिलना जिसने सपनों में आकर के नींद उड़ाई होगी, जिसने सपनों में आकर के नींद उड़ाई होगी। देखो जो हो जाए। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात को सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है जी। सपनों का सौदागर आया, ले लो तुम सपने ले लो। क्या बात है। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। बिरंगे सपने, ये जीवन के उजियारे, ये तन्हाई के साथी, ये भीड़ में संग सहारे। ये रंग बिरंगे सपने, ये जीवन के उजियारे, ये तन्हाई के साथी, ये भीड़ में संग सहारे। ये चांद और सूरज अपने, ये अंधी रात के तारे, ये अंधी रात के तारे। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज सृजन के अंतर्गत जिस विशेष मेहमान से हम मिला रहे हैं डॉक्टर वेद व्यथित साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत जी। डॉक्टर साहब, आपकी हमने कविता सुनी जी, और आपकी बिल्कुल ताज़ा रचना है जी, जिसमें आपने प्यार जैसे विषय को जी आपने कंप्यूटर से के साथ और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपने एक साथ करके उसे कुछ रचा है, और बिल्कुल ताज़ा रचना है। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये रचना कहीं और छपने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को हमारे मंच के माध्यम से सुनाएं। जी जी, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो साहित्य में भी इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। आजकल लोग कंप्यूटर पे और मोबाइल पर SMS के द्वारा ये सब अब हो रहा है। पहले हम लोग क्या सब लोग थे चिट्ठियां लिखते थे
उसको हम पढ़ते थे, कभी भी पढ़ सकते थे, सुविधा होती थी, पर अब ऐसी बात नहीं है। अब बहुत कुछ बदल गया है। और तो परिवर्तन तो नियम है डॉक्टर। हाँ, नियम है, मैं स्वीकारता हूँ, इसीलिए ये सब बदलाव हुआ तो है। आते ही हैं। बिल्कुल आता है। देखिए एक मुक्तक देखिए। जी जी, स्वागत। मिस कॉल कर रहे हैं, संदेश भेजते हैं, ईमेल से ही प्यारा सा खत भेजते हैं, अब यंत्र ही है साधन, इस पर ही प्यार निर्भर, इस यंत्र से ही अपना वो प्यार भेजते हैं, इस यंत्र से ही अपना वो प्यार भेजते हैं। क्या बात। क्योंकि अब देखिए जमाने बदल गए हैं, बहाने बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, गाने बदल गए हैं, दिल भी बदल गया है, दीवाने बदल गए हैं, बस फर्क है कि इतना खत SMS में बदल गए हैं, खत SMS में बदल गए हैं। और एक छोटी रचना आप देखें। जी जी, स्वागत। कि भाभी ने देवर को भेजा SMS का गुलाल। हाँ, भाभी ने देवर को भेजा SMS का गुलाल, देवर ने भी भाभी पर डाला फोन में ही रंग का कमाल, देवर ने भी भाभी पर फोन में ही डाला रंग, होली के सब रंग बिखर गए, कपड़े हुए न खराब, न देवर ने कोड़े खाए, न भौजी के गाल हुए गुलाल, न भौजी के गाल लगा गुलाल। तो ये नई रचना इस तरह की, क्योंकि अब ये विषय आ गया है कंप्यूटर का, SMS का, तो इसलिए ये करना पड़ा। और इस पे ही मैंने कुछ और रचनाएं लिखी हैं। क्योंकि गोरी का SMS आया, आओ रंग बरसाएं, बिन पानी के नीले पीले सारे रंग बरसाएं, पहले मैं भेजूंगी मैसेज फिर तुम भी भिजवाना, अब के SMS की होली फोन पे खूब मनाएं, अब के SMS की होली फोन पे खूब मनाएं। और SMS पर भी किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो हम बर्थडे केक भेजते हैं। मैंने कल भेजा था तुमको बर्थडे केक निराला, उसके ऊपर बना हुआ था मेरे दिल का जाला, मोमबत्तियां जली हुई थी उस पर पूरी 65, मेरा सुंदर SMS था पर तेरा नहीं आया। वो कहता है कि SMS के केकों से क्या मुंह का स्वाद बदलता, पिक्चर की उन मोमबत्तियों से बेशक वह समरता, पर जैसे SMS से तुमने वह भिजवाया, वैसे ही मैंने भी लब को फोन में खूब सजाया, वैसे ही मैंने भी लब को फोन में खूब सजाया। आजकल ये तकनीक का कमाल है। क्या बात डॉक्टर साहब। और आपकी इस रचना को सुनकर आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है और मैं श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगी। फूल तुम्हें भेजा है खत में, भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती, फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और सीजन के अंतर्गत जिस विशेष मेहमान से मिला रहे हैं हम आपको, आप हैं डॉक्टर वेद विथिक साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, आपने साहित्य पर इतना काम किया, जी, इतना सारा काम किया, बहुत काम आपने किया है, और आपसे मैं ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी कि साहित्य का मूल स्वर क्या है और क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ केवल एक कहावत प्रचलित है कि साहित्य समाज का दर्पण है, परंतु मैं समझता हूँ ये अधूरी बात है। साहित्य समाज का केवल दर्पण नहीं है, दीपक भी है, और यदि वह दीपक नहीं रहेगा तो साहित्य दर्पण रहकर पूरा काम नहीं कर पाएगा, वो आधा काम करेगा। दर्पण खाली हमारा सब कुछ दिखाता है, विभत्स भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, ठीक है दिखाए, परंतु उसके लिए कहीं कोई राह ऐसी जाए कि जो उस विभत्स को भी सुंदर बना दे। सत्यम शिवम हमारा मूल उद्देश्य है। और क्योंकि ये दर्पण दीपक यदि बनेगा तो वह ज्ञान की बात करेगा, प्रकाश की बात करेगा, समाज को दिशा देने की बात करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो साहित्य अपने हित से, समाज का जो हित करना है उससे भटक जाएगा। साहित्य का मूल जो स्वर है वह है मानवीयता, मानवीय संबंध। हम उसके विघटन की बात नहीं करेंगे साहित्य में, हम उसकी संवेदनाओं की बात करते हैं, परंतु संवेदनाओं को ठीक है कहीं कहीं कुछ अनैतिक या
दूसरे कार्यों से चोट लगती है, परंतु वो हमारे वर्णीय विषय नहीं हो सकते। हमारे वर्णीय विषय वो हो सकते हैं जिनसे हमको प्रेरणा मिले, जिनसे हमको कोई शिक्षा मिले, जिनसे हमको कुछ नई दिशा मिले। इसलिए वो मानवीय मूल्य, जो उदात्त मूल्य, जो भारतीय संस्कृति के मूल्य, जो इस देश के मूल्य हैं, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, और ये ऐसे विषय हैं जो हमेशा शाश्वत हैं और ये शाश्वत रहने चाहिए। इसलिए ये साहित्य का विषय होने चाहिए। हम बहुत सारी बातें अनैतिकता की ओर ले जाकर उनका बढ़ चढ़ के वर्णन करते हैं जो एक मन पे छाप छोड़ती है, क्योंकि हमारा जो भी दृश्य श्रव्य साधन है वो हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, हमारे चाल ढाल को प्रभावित करता है। और यह सब काम आज के युग में बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधन हमारी बहुत उपलब्धता है। हर बच्चे के फोन पे SMS है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, दूसरे और साधन है, जिनसे कि हर मन प्रभावित हो रहा है हर क्षण। तो इसलिए इसमें यदि हम उसको कुछ सकारात्मक दे पाए साहित्य के माध्यम से, तो ये सबसे बड़ी साहित्य का इस सृजना होगी। साहित्य का सृजन यही एक उद्देश्य मेरे विचार में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, दर्पण के साथ साथ इसके आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से कि हमें लेखकों को उसके जो विभत्स रूप है उसको हमें ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ताकि जो पाठक है जब उसे पढ़े उसके अंदर मन में जो छाप आए वो एक अच्छी छाप आए और जिससे हमारा समाज बहुत सुंदर बन सके। क्योंकि आपने देखा होगा कई बच्चे फिल्म देख के अपराध करते हैं। जी जी जी। और कईयों को इंटरव्यू में ये देखा गया, उन्होंने बताया कि हाँ जी हमने वो फला फिल्म देखी और उससे ये हमने ये प्रेरणा लेकर ये काम किया। बहुत सारे तो ये कई बार मन पे ऐसा अंदर तक असर करता है कि वो मन में एक उसकी फिल्म बन जाती है और बार बार वो उसको दोहराता है और फिर वो कर गुजरता है अनजाने अनजाने। तो इसलिए हमें साहित्य में उस तरह की बातें, क्योंकि झूठ बोलने से, बार बार उसको बताने से वो दुगना होता जाता है। कोई भी अपराध यदि हम बार बार उसको दिखाएंगे, करेंगे, तो दुगनित होता जाएगा और तो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य साहित्य का ये नहीं कि हम अपराधों को दुगना करें और बढ़ाएं। क्यों बढ़ रहे हैं? आज छोटी सी बात हो, लोग मरने मारने को उतार हो जाते हैं। मोटरसाइकिल किसी की कार से टकरा जाए तो मर्डर हो जाते हैं। आखिरी क्या यही समाज का दर्पण है? भगवान ने बचा लिया पर इंसान आपस में मार देता, इंसान मार देता। क्या ये दर्पण है? नहीं, इसमें दीपक होना चाहिए। भाई कोई बात नहीं, आप कोई सौहार्द, कहीं तो आपसी सामंजस्य, प्यार, प्रेम कहीं तो बना रहना चाहिए। और शायद वो साहित्य सबसे अच्छा माध्यम है, वो ये कर सकता है और इसे करना चाहिए। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे।
रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ सृजन के अंतर्गत हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर वेद व्यतीत जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे मंचों पर काव्य पाठ किया है। जी। आपने हिंदी जापानी कवि सम्मेलन में सहभागिता की है। डॉक्टर साहब, आपने शताधिक गोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों में सहभागिता भी की है और आपने अध्यक्षता भी की है। आपने बहुत सारे कवि सम्मेलनों में सहभागिता की है। 1982 में आपने हरियाणा साहित्य अकादमी से साहित्य संबद्धता आपकी रही है और आपने बहुत सारे मंचों पर पाठ किया है। जी डॉक्टर साहब, एक छोटी सी रचना मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगी, छोटी सी ही सही, पर हमारे श्रोताओं को सुनाओ। कुछ गंभीर रचनाएं होती हैं, कुछ मंच की रचनाएं होती जी, हैं, जी। दोनों में तो अंतर मंचों होता पर है। आपने जो सुनाई है, मेरी गुजारिश है कि आप आज हमारे स्टूडियो। क्योंकि आपका रेडियो का माहौल है और कुछ फिल्मी गीतों का माहौल है, तो मैं उस तरह की ही एक छोटी रचना पढ़ता हूँ। जी जी, स्वागत है। क्योंकि अधिकांशतः मैं ऐसी रचनाएं लिखता नहीं हूँ। जी जी, लेकिन स्वागत है। और देखिए, जो पवन तुमको छू जाएगी, क्या बात है। जो पवन तुमको छू जाएगी, वो मलय आप हो जाएगी। क्या बात है। जिन भी फूलों को तुमने छुआ, जिन भी फूलों को तुमने छुआ, उनसे खुशबू अलग आएगी, क्या बात है। उनसे खुशबू अलग आएगी। बहुत खूब। बुझ गए उन चिरागों को छू लो, बुझ गए उन चिरागों को छू लो, रोशनी उनमें आ जाएगी, रोशनी उनमें आ जाएगी। क्या बात है। ये सितारे तुम्हारे लिए, ये सितारे तुम्हारे लिए, बहुत खूब। इनसे चूनर संवर जाएगी, इनसे चूनर संवर जाएगी। आंख से बूंद भी ना गिरे, आंख से बूंद भी ना गिरे, धरती जलमग्न हो जाएगी, क्या बात जो पवन तुमको छू जाएगी, क्या बात है। वो मलय आप हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब। और आपके जी। इस गीत को सुनकर मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप हैं रेडियो माधुरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर वेद वकील साहब। डॉक्टर साहब, आपका फिर से स्वागत है स्टूडियो। जी डॉक्टर साहब जी, आप न सिर्फ लेखन कार्य कर रहे हैं, इतना साहित्य के लिए आप सेवा कर रहे हैं साहित्य की, जी बल्कि आप ये पुनर्जन्म और इस पर भी इतना काम कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, मुझे आज ये बात पता लगी है। जी साथ में आप हेल्थ डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं, जी ये मलेरिया डिपार्टमेंट से विशेषकर जी। इतनी सेवा आप कर रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है आपके लिए? देखिए, व्यक्ति को कुछ तो अपना त्याग करना पड़ता है। जो लोगों का ताश खेलने का समय होता है, बीड़ी सिगरेट फूंकने का समय होता है, जी जी जी। मैं उसको साहित्य में उपयोग करता हूँ। पढ़ने का और लिखने का मेरे केवल दो ही शौक हैं, या तो मेरे बिस्तर पर कोई, मेरे जहाँ रहता हूँ अध्ययन के लिए कोई किताब होगी, या कुछ लिखने के लिए कागज होंगे। और बच्चे भी कई बार परेशान होते हैं कि हमारी तो पढ़ाई खत्म होगी, पापा की पढ़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। और वो क्योंकि किताबें लाइफ इज इटसेल्फ लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि किताबें चारों ओर फैली होती हैं तो उनको असुविधा रहती है। कई बार ये होता है, मित्रों को हम कहते हैं कि किताबें एक तरफ करके बैठ जाओ, जगह बना लो। और ये क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और क्योंकि बाकी कई चीज़ों से मैं इसके माध्यम से बच जाता हूँ, साहित्य के माध्यम से। क्योंकि नहीं तो दोस्तों के साथ घूमने जाना, फिल्म देखना, ये करना वो करना, तो ये साहित्य मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। क्योंकि मेरा सीखना उद्देश्य है, और बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं हमारे साहित्य में। बहुत कुछ है हमारी, केवल एक यदि रामचरितमानस की ही बात की जाए तो उसी में इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी मानवीयता है। क्योंकि यदि हम इनको भूल रहे हैं और यदि हम इनको मनोयोग से पढ़ें तो देखिए, सीता का कितना बड़ा त्याग। मैं एक मुक्तक सीता के लिए, स्वागत है स्वागत है। 2 सांसों के लिए जिंदगी क्या क्या झेल गई थी, 2 सांसों के लिए जिंदगी क्या क्या झेल गई थी। पर्वत से टकरा सीने पर सब कुछ झेल गई थी, पर जब आंसू गिरे धरा बोझिल हो उनसे डोली। वरना सीता जैसी देवी क्या क्या झेल गई थी, क्या बात। वरना सीता जैसी देवी क्या क्या झेल गई थी। बहुत खूब। ये हमारा साहित्य है, ये हमारा इतिहास है, और ये बड़ा त्याग है नारी का। डॉक्टर साहब, साहित्य की सेवा आपने इतनी की है जी, आपको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है जी। इसके पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि आप आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कहानी, कविता व वार्ताएं प्रसारित होती रही हैं। जी, आपकी बहुत सारी मैगजीन्स में भी
छपती रही हैं रचनाएं और आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। भारतीय साहित्यकार संसद बिहार द्वारा मोहन राकेश राष्ट्रीय शिखर सम्मान, मानव भारती शिक्षा समिति हिसार हरियाणा द्वारा साहित्यिक सम्मान, ब्रह्म चेतना फरीदाबाद हरियाणा द्वारा साहित्यिक गौरव सम्मान, हिमालय और हिंदुस्तान उत्तरांचल द्वारा राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मान, इंडियन ऑयल शोध एवं विकास केंद्र फरीदाबाद द्वारा 2 बार हिंदी सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया गया, मानव सेवा समिति फरीदाबाद द्वारा साहित्य के लिए समाज गौरव सम्मान, धार्मिक एवं सामाजिक संगठन फरीदाबाद द्वारा द्वितीय BL विश्व बंधुत्व साहित्य सम्मान, नेहरू युवा केंद्र संगठन हरियाणा मंडल भारत सरकार द्वारा साहित्यिक सेवाओं के लिए आपको सम्मान। इतना सारा सम्मान आपको मिला, आपको नवाजा गया इतने सारे सम्मानों से, कैसा लगता है इतने सारे सम्मान पाना? असल में मैं बताऊं, मैं अधिकांशतः तो सम्मानों से बहुत दूर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। अब जो मित्र बहुत आग्रह पूर्वक कहते हैं तो क्योंकि मित्रता बस मुझे जाना पड़ता है, पर मेरी ज़्यादा सम्मान में रुचि है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान तो मेरे लिए पाठक हैं और जो मेरी साहित्य पे बात करें मेरे लिए वो हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी साहित्य पे बात करता है, साहित्यिक चर्चा होती है। एक तो बड़ी अजीब बात हुई कि अभी मेरे पास एक कोई फ़ोन आया, उन्होंने कहीं मेरी रचनाएं पढ़ी। अच्छा। तो वो बोले कि आपकी उम्र कितनी होगी? मैंने कि क्या मतलब? बोला आपके लेखन से लगता है आपकी उम्र काफ़ी है। काफ़ी है। ठीक है। तो मुझे बोला नहीं, आपके लेखन में इस तरह की बात है, मतलब प्रौढ़ता है। तो मुझे ये एक खुशी हुई इस बात को सुनकर कि मेरा लेखन पसंद आता है और उसमें इस तरह की बातें होती हैं ताकि कुछ मिल सके। तो ऐसे ऐसे पत्र आते रहते हैं। एक बार ये हुआ कि एक व्यक्ति मिले कहीं दूर, राजस्थान में राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो बोला आप डॉक्टर वेदवती थे? मैंने कि क्यों, क्या आश्चर्य हो? क्योंकि मैं तो आपको बुढ़ा आदमी समझ रहा था। तो मैंने कहा भाई अब ये तो आपकी शुभकामनाएं हैं। क्या बुढ़ा समझ कर रहे हैं मुझे। तो क्योंकि गंभीरता साहित्य में रहनी चाहिए, ऐसा मेरा प्रयत्न है। और यदि गंभीरता साहित्य में नहीं होगी तो वो साहित्य दिशा निर्देश देने में थोड़ा असफल होगा। ऐसा नहीं कि गंभीरता, मैंने व्यंग कविताएं बहुत लिखी हैं, व्यंग की कविताएं लिखी, परंतु व्यंग भी एक इस तरह का हो कि जिसमें अभद्रता, अश्लीलता ये ऐसा नहीं हो और वो कोई संदेश दे सके। खाली हास्य नहीं, व्यंग है उनमें। उस तरह की कविताएं मेरी जल्दी ही एक पुस्तक आ जाएगी और कुछ व्यंग लेख हैं उनकी भी एक पुस्तक आ रही है, प्रकाशाधीन है। तो ये उस पर भी काम अलग से हो रहा है और विभिन्न विधाओं पे अलग अलग तरह से मेरा काम चल रहा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, समय दिया और इसमें विशेष तौर से श्रीमती माधुरी मिश्रा और जो यहाँ के संचालक हैं श्री मुकेश गंभीर जी, जिन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा काम ये स्थापित किया है, ये काम कर रहे हैं इतना बड़ा, तो मैं उन दोनों के प्रति अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो सुनते रहिए रेडियो माधुरी रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम
जहां अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।